नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे, जबरदस्त, शानदार और खूबसूरत होंगे। सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, सुशील जादौन सर की इस बेहतरीन सी क्लास में आप सभी का सुस्वागतम है, वेलकम है, अभिनंदन है। और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक चीजों में। तो शुरू करें साथियों अपनी क्लास को। जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे आकर जुड़ जाओ, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम पर साथियों जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दी जाती है। अगर क्लास की टाइम टेबल की बात करें तो रीजनिंग क्लास जो होती है सुबह 9 बजे होती है और 10 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है। मैं आपके सामने जो आता हूं साथियों, शाम को आता हूं 9 बजते ही साथियों आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। 10 बजे आपकी जो क्लास है वो 10 बजे मैथ की क्लास होती है। तो ये आपका साथियों टाइम टेबल है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जो विराट बैच का चल रहा है। तो एक बात तो साथियों ये हो गई। चलें शुरू करते हैं। दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया छोटी सी बात की, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो ये हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें साथियों कंप्लीट जीके आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी 499 रुपए में। ये जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आप एएलपी टेक्नीशियन, जेई एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं साथियों। इसमें ये सारी चीजें रहेंगी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब चीज जो आपको चाहिए साथियों हमारे द्वारा दी जाती है। फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो फाउंडेशन बैच साथियों जिसमें आपको इस प्राइस पर सभी का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। आप इस साथियों कॉम्बो बैच में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें फाउंडेशन बैच सभी का मिल रहा होगा। कैसे लेना है, तो भैया आप इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, साइंस मैग्नेट, और जाके साथियों आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलें बोले चलो शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास को। अंतिम क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अंतिम क्लास में हमने ये जाना था कि सर भारत के अंदर जो आक्रमणकारी आए हैं उनमें सबसे पहला आक्रमणकारी आया था जिसका नाम हुआ करता था साथियों यहां पर मोहम्मद बिन कासिम। पहला सफल आक्रमण है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर आके कुछ व्यवस्था करी, और फिर हमने कल जो पढ़ा था वो महमूद गजनबी को पढ़ा था। महमूद गजनबी का 1025 का सोमनाथ मंदिर जो अटैक किया है उसने, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों। और वह व्यक्ति साथियों अंतिम आक्रमण अपना जाटों के खिलाफ करता है। और भारत के अंदर जब वो आया तो उसके समय के साथियों जो दरबारी इतिहासकार है उनसे क्वेश्चन और उनकी किताबों से क्वेश्चन बचता है। जैसे फिरदौसी हो गया, जैसे साथियों आपका उतबी हो गया, इनसे साथियों हमेशा आपका क्वेश्चन बन के आता है। तो उस उधर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख के चलेंगे। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक अगले आक्रमणकारी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और जिसके नाम के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो इस व्यक्ति को आप दोस्तों मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोहम्मद गौरी रहेगा। ठीक है, हाँ। तो अब समझो साथियों आगे की बातों को। देखो, मोहम्मद बिन कासिम को हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने साथियों जो यहां पर पढ़ा, वो साथियों किसको पढ़ा? हमने यहां पर साथियों महमूद गजनवी को पढ़ा, और आज हम मोहम्मद गौरी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सुनो। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि आक्रमण करने वाले आक्रमण करते रहेंगे, और जिसने भारत के अंदर साथियों आक्रमण करके भारत को लूटा है और उसने भारत में कुछ भी काम किया है, हमारे लिए अगर वो महत्वपूर्ण है तो साथियों हम उसे जरूर पढ़ के चलेंगे। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति मोहम्मद गौरी के नाम से इसे हम पढ़ने वाले हैं। वो साथियों गौर अफगानिस्तान क्षेत्र का हुआ करता था। इस व्यक्ति ने भारत पर 1175 में पहली बार अटैक किया, और मुल्तान पर अटैक इसने करने का काम किया। मुल्तान पे क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इससे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति मुल्तान को ही तो स्वर्ण नगरी नाम देके गया था, जिससे इस बात का हमें अनुमान हो गया कि मुल्तान के अंदर बहुत सोना है, बहुत पैसा है। तो इसलिए इस व्यक्ति ने 1175 में गौरी ने इस मुल्तान पर अटैक कर दिया। जब इस व्यक्ति ने मुल्तान पर अटैक किया तो इस व्यक्ति का 1178 में एक और अटैक मिलता है। इस व्यक्ति ने 1178 में दोस्तों गुजरात पर अटैक कर दिया। तो हमने दो बातें यहां पर जानी। पहली बात तो ये जानी कि साथियों इस व्यक्ति के द्वारा भारत पर जो पहला अटैक 1175 में हुआ है वो तो आपका मुल्तान में हुआ है।
मुल्तान पर अटैक किया। दूसरी बात हमने ये जानी कि इस व्यक्ति ने 1178 में अपना एक अटैक गुजरात पर किया है। दोस्तों ये जो व्यक्ति है जिसे हम सिर्फ गौरी कहते हैं, दरअसल इस व्यक्ति को आप जानते हैं किस नाम से, तो आप इसे चाहे तो सत्य मोइजुद्दीन गौरी कह दीजिएगा, चाहे आज आप इसे मोहम्मद बिन शाम कह दीजिएगा, चाहे आप साथियों इसे मोहम्मद गौरी कह दीजिएगा। मतलब मोइजुद्दीन गौरी कहो, मोहम्मद बिन शाम कहो, मोहम्मद गौरी कहो, बात साथियों गौरी की ही चल रही है। तो इस व्यक्ति के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसे मोइजुद्दीन गौरी कह सकते हो, इसे मोहम्मद गौरी कह सकते हो, इस व्यक्ति को साथियों मोहम्मद बिन शाम भी कह सकते हो। तो तीनों ही नाम किसके हैं? गौरी के हैं। किसके हैं? गौरी के। शॉर्ट में हम इसे सिंपल गौरी कह के पढ़ते हैं, ये हमारी साथियों आदत में आ चुका है, क्योंकि इसका पूरा नाम हम नहीं लेते, इसे मोइजुद्दीन गौरी नहीं कहते, सिंपल गौरी बोल देते हैं। आप समझ जाते हो गौरी का मतलब हम एक आक्रमणकारी की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब इस व्यक्ति ने भारत पर अटैक किया तो 1178 के अटैक के बारे में मैंने आपसे कहा कि यह व्यक्ति 1178 में तो गुजरात पर अटैक किया था। कहां पर? गुजरात पर अटैक किया था। जब इसने 1178 में गुजरात पर अटैक किया, उस समय गुजरात के अंदर एक व्यक्ति शासन कर रहे थे, इनका नाम हुआ करता था, इन्हें आप भीम द्वितीय कह सकते हो, आप इन्हें भीम बघेल कह सकते हो, आप इन्हें मूलराज कह सकते हो। दोस्तों इन नामों को लिखवाने के पीछे का जो मेरा कारण है वो क्या है जान लो। अक्सर क्वेश्चन जब आपसे बनेगा ना तो आप एक राजा के यहां कई नाम देखोगे। जैसे अगर कहे कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात के किस शासक पर अटैक किया, अगर आपको उसमें मूलराज मिल जाए तो आप समझ जाना कि दरअसल भीम सेकंड की ही बात कर रहा है। तो इसलिए हमें राजाओं के नामों को, उसके बाकी नाम क्या हैं, उसे किस किस नाम से जाना जाता है, यह भी पढ़ के चलना होता है। तो दरअसल जब ये 1178 में ये व्यक्ति अटैक करता है गौरी गुजरात पर, तो उस समय गुजरात के शासक हैं भीम सेकंड, भीम बघेल, मूलराज। ये एक ही व्यक्ति के तीन नाम होते हैं। ये सत्य मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद गौरी अब अपने गुजरात के अटैक में हार गया। गुजरात पर अटैक करते समय हार हुई मोहम्मद गौरी की, और जीता कौन? जीते साथियों यहां पर भीम बघेल यानी कि मूलराज, यानी कि मोहम्मद गौरी साथियों 1178 के गुजरात के युद्ध में हार गया था। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम आप भीम बघेल, मूलराज वगैरह देख रहे हो, ये व्यक्ति दरअसल राजपूतों से संबंध रखते हैं। दरअसल एक राजपूत हुआ करते थे। और दोस्तों राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत कहूं या कमजोरी कहूं, आप जानते थे कि ये जो लोग राजपूत लोग हुआ करते थे, ये बहुत बड़े दिल वाले लोग हुआ करते थे। मतलब दुश्मन अगर हारा और दुश्मन ने अगर उनके पैरों में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया तो दुश्मन को माफ कर दिया करते थे। जबकि सत्यो राजनीति क्या कहती है कि दुश्मन को अगर तुमने हराया तो दुश्मन को तुरंत खत्म कर दो। राजपूतों का थोड़ा एटीट्यूड अपने लेवल पर हुआ करता था कि अगर दुश्मन है तो हम इसे कल फिर हरा देंगे, अगर परसों लड़ेगा फिर हरा देंगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, ऐसा राजपूतों के अंदर बात हुआ करती थी। तो जब क्या हुआ कि जब गौरी ने अटैक किया गुजरात पर तो भीम द्वितीय से सामना हुआ। एक राजपूत शासक से जब सामना हुआ तो अब तक जो व्यक्ति थे, जैसे सिंध पर अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने, जैसे मुल्तान पर अटैक, तो दरअसल राजपूत कौम लड़ाकू कौम मानी जाती है। और राजपूत कौम के लोगों की युद्ध कौशल, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी सच में काबिल तारीफ होती है। इन लोगों को हराना आसान भी नहीं होता। देखिए अगर इतिहास के अंदर तो राजपूतों का इतिहास बड़ा स्वर्णिम है, और स्वर्णिम इसीलिए है क्योंकि इनसे ज्यादा बहादुर कौम शायद कोई होती होगी तो ये क्या करते थे, कुछ गलतियां कर दिया करते थे ओवर कॉन्फिडेंस में आके। जैसे मोहम्मद गौरी का सामना जब भीम द्वितीय से हुआ तो भीम द्वितीय ने बहुत जबरदस्त तरीके से गौरी को हटाया, लेकिन गौरी को हराया। गौरी को हराने के बाद भीम द्वितीय के सामने गौरी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज जिंदा छोड़ दो, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। अब भीम द्वितीय ने क्या किया, जा हमने तुझे माफ कर दिया, जबकि तुरंत गौरी को मार देना चाहिए था। तो आप देखो कि भारत के जिस इतिहास को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर जो व्यक्ति साथियों इससे भारत पर मुस्लिम लोग की नींव डालेगा ना, उसका सामना राजपूतों से हुआ। और राजपूतों ने दोस्तों यहां पर उठा के पटका था गौरी को। जब गौरी हारने के बाद बस बड़ा दिल इन लोगों ने दिखा दिया कि जाओ हमने तुमको माफ कर दिया। ये साथियों यहां पर व्यक्ति जो था
इस व्यक्ति ने, भीम द्वितीय ने इस गौरी को पहले अटैक में माफ कर दिया और हरा भी दिया था। अब क्या हुआ कि दरअसल यहां पर आपको समझने वाली बात यह होगी कि जब भीम द्वितीय युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, मोहम्मद गौरी के सामने लड़ने के लिए आए थे, तो जैसे आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली, है ना, बाहुबली आपने देखी होगी कि यहां पर सत्यदेव सेना जो हुआ करती थी अपने दोनों बेटे को लड़ने के लिए भेज देती है, कहते हैं सिंहासन उसी के सर पे सजेगा जो इसमें लड़ाई में जीत के आएगा। माता श्री साथियों खड़े होकर देख रही है, सेना को लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है। दरअसल ऐसी ही एक बहादुर वीर साथियों नारी हुआ करती थी जो कि यहां पर भीम द्वितीय की माता श्री हुआ करती थी। जब भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए आए तो भीम द्वितीय की माता उनके साथ आई। अब जिसकी माता युद्ध में साथ दे रही हो, क्या उस व्यक्ति को कोई युद्ध में हरा पाएगा? जिसके साथ मां का आशीर्वाद होता है, कहते हैं उसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। और जहां मां तलवार लेकर खुद बेटे के साथ आई हो तो आप सोचो उस बेटे का जोश कितना दोगुना होगा। निश्चित सी बात है कि यहां पर जो भीम द्वितीय की माता श्री हुआ करती थी उनका नाम नायका देवी हुआ करता था। क्या नाम था? नायका देवी हुआ करता था। तो भीम द्वितीय की मदद इस युद्ध में किस महिला ने करी? यहां से जो क्वेश्चन बना है वो यही बना है कि जब 1178 में मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय मूलराज या फिर सबसे भीम बघेल ने हराया तो किस महिला ने भीम बघेल का सहायता करी या किस महिला ने भीम बघेल की मदद करी? तो उसका नाम होगा नायका देवी। अब नायका देवी कौन है? तो खुद साथियों भीम द्वितीय की माता हुआ करती थी नायका देवी। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर अटैक किया है उसके पीछे एक ही कारण है और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ लूट। भारत को लूटने के उद्देश्य से यह व्यक्ति अटैक कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये आखिरकार भारत पर सत्ता स्थापित करना नहीं चाहता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था इसे। सिर्फ इसे इंटरेस्ट एक बात का था कि भारत के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत सोना चांदी है, तो भारत पर अटैक करो। लुटेरा टाइप का व्यक्ति है, जितना धन लूट के लेके आ सकते हो उतना धन लूट के लेके आ जाओ। तो अभी तक अगर हम देखें तो चाहे हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, चाहे हम महमूद गजनबी की बात करें और चाहे हम तीसरा शासक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सत्यो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन शाम या मुइजुद्दीन गौरी, ये व्यक्ति भी भारत पर लूट के उद्देश्य से अटैक कर रहा है। अभी तक किसी की मंशा नहीं है कि हम भारत पर सत्ता स्थापित करें, भारत पर हम राज करें। राज करने के उद्देश्य से अभी तीनों लुटेरों में से किसी ने अटैक नहीं किया। तो तीसरा व्यक्ति जो मोहम्मद गौरी है वह भी साथियों लूट के उद्देश्य से भारत पर अटैक किया है कि भारत को मैं लूटना चाहता हूं। दोस्तों अब 1178 के समय पर भीम द्वितीय से टकराया और भीम द्वितीय ने दोस्तों यहां पर जिंदा छोड़ दिया गौरी को। अब ये व्यक्ति कुछ समय के बाद एक और अटैक करता है और ये अटैक है 1191 का। कब का? 1191 में तो इस व्यक्ति के द्वारा अटैक किया जाता है और अब की बार जो अटैक किया है वो दोस्तों पुनः एक बार राजपूत शासक के ही खिलाफ किया है। तो राजपूतों ने साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, इसलिए इसको एक अच्छी कौम माना जाता है। तो जब 1191 में युद्ध हुआ तो 1191 में इस युद्ध को जाना जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहेंगे? तराइन का प्रथम युद्ध। स्टार लगा लेना, ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तराइन के पहले युद्ध में अगर हम देखें तो एक तरफ से तो साथियों यहां पर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया है। आपको दिख रहा होगा अटैक कौन कर रहा है? मोहम्मद गौरी साथियों अटैक कर रहा है। और दूसरी तरफ से जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो बहुत ताकतवर, बहुत प्रभावशाली और वीरता की बात करें तो इससे ज्यादा वीर भारत में मतलब अच्छे वीर शासकों में इसकी गिनती सबसे पहले होती है। इस व्यक्ति को दरअसल आप सत्य पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद गौरी का सामना फिर से एक राजपूत शासक से हुआ। राजस्थान के क्षेत्र में शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान, क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को आप एक और नाम से जानते हैं, आप इन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि 1191 में मोहम्मद गौरी का युद्ध किसी से हुआ और अगर पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन में ना मिले और राय पिथौरा मिल जाए तो राय पिथौरा दोस्तों यहां पर पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है।
किसको? पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। दोस्तों परेशानी तो तब बन गई बच्चों के सामने कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल सा क्वेश्चन जो हर बच्चे को पता था कि तराइन की लड़ाई किस किस के बीच में हुई है। हर बच्चा जानता है पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है और मोहम्मद गौरी सत्यो सामना कर रहा था। परेशानी क्या हुई? परेशानी यह हुई कि दोस्तों ऑप्शन जो दिए गए प्रश्न के अंदर वो दिए गए थे कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के पहले युद्ध में किस व्यक्ति से सामना किया। और ऑप्शन क्या थे उसमें? एक ऑप्शन दिया हुआ था पृथ्वीराज फर्स्ट, एक ऑप्शन दिया हुआ था पृथ्वीराज सेकंड, एक ऑप्शन दिया हुआ था पृथ्वीराज थर्ड। अब बच्चा लगा ही नहीं पा रहा था कि दरअसल मोहम्मद गौरी का जो सामना हुआ है किस पृथ्वीराज से हुआ है। तो ये जो पृथ्वीराज है ये दरअसल पृथ्वीराज थर्ड है, इनके सामने सामना। तो पृथ्वीराज थर्ड कहें, पृथ्वीराज चौहान कहें या राय पिथौरा कहें, बात एक ही रहने वाली है। दोस्तों कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कभी कोई लड़ाई नहीं हारते थे, पृथ्वीराज चौहान कभी लड़ाई नहीं हारते थे, बहुत बलशाली हुआ करते थे, बहुत बलशाली थे पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद गौरी से सामना हुआ तो मोहम्मद गौरी ज्यादा टाइम इनके सामने टिक ही नहीं पाया और बहुत कम समय में दोस्तों इस मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी पृथ्वीराज चौहान ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत कम समय में धूल चटा दी। और तराइन के पहले युद्ध जो 1191 में हुआ, भारत के अंदर दूसरी बार गौरी हार गया। पहले एक राजपूत शासक से हारा, भीम बघेल भीम द्वितीय मूलराज से 1178 में गुजरात अटैक के समय। दूसरी बार फिर से एक राजपूत शासक से हारा जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान भी बड़े दिल वाले, क्योंकि राजपूत तो लड़ने से कभी डरते नहीं थे। इनको लगता था कि अच्छा आज तूने सामना किया, आज तेरा खात्मा करें। बोले कि नहीं महाराज माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे, दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाए, बोले जा बेवफा जा, माफ कर दिया, जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना था। पृथ्वीराज चौहान ने भी वही गलती कर दी। इस गौरी को हराने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने मारा नहीं, गौरी को मारा नहीं, बोले जा तुझे हम माफ करते हैं। अब ये राजपूतों की जो बड़े दिल वाली चीज थी ना, जो राजपूतों की ये दुश्मन को माफ करने वाली चीज थी ना, यही राजपूतों पर कई बार भारी भी पड़ जाती थी। ये कई बार सत्य राजपूतों पर भारी भी पड़ जाती थी। पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी से जीत गए और उसके भी बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। पहली बात तो गौरी को ही मार देना चाहिए था, मतलब गौरी को भीम द्वितीय के द्वारा ही मार देना चाहिए था। अब उन्होंने नहीं मारा तो पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में गया तो वहां भी एक सामना राजपूत से हुआ, राजपूत ने फिर से माफ कर दिया। लेकिन ये जो लोग थे ना, ये गद्दार लोग हुआ करते थे। इनका मानना ऐसा था कि अगर इन्हें पता है कि हमने दुश्मन पर अटैक किया, आपने साथियों कई मूवियां देखी होंगी, जैसे आपने वो पद्मावती मूवी देखी होगी, हमने देखा होगा कि दुश्मन पर अटैक किया, दुश्मन के सामने अभी हार गए, दुश्मन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मतलब भारत के किसी राजा के सामने हाथ जोड़ के खत्म हो गए। इन्होंने कहा कि महाराज माफ कर दो, गलती हो गई। अब भारत के राजा जो होते थे बहादुर वीर होते थे, तो भारत के राजा माफ कर दिया करते थे। भारत के राजा माफ करके जैसे ही मुड़े ये पीछे से खंजर निकाल के घोंप दिया करते थे। इनका एक उसूल था, सिर्फ जीत, सिर्फ जीत। दोस्तों आपने अगर पद्मावती मूवी देखी हो तो जब साथियों रणजीत जब चित्तौड़ के राजा जब खिलजी से लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि लगभग एक भयंकर लड़ाई होती है रतन सिंह की। जब रतन सिंह की लड़ाई होती है तो लगभग खिलजी पूरी तरह से परास्त होता है। तभी क्या होता है कि तीर के द्वारा साथियों जो उनका 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर, वो व्यक्ति साथियों राजा रणजीत सिंह को यहां पर मार देता है। लेकिन वहां पर जो हीरो है, हीरो का किरदार मुझे नहीं पता क्या नाम है उस हीरे का, तो वो गिरते हुए साथियों ये कहते हैं, राजा रतन सिंह जो है, रतन सिंह कहते हैं कि ये लड़ाई तो उसूलों से लड़ी होती खिलजी, क्योंकि धोखे से मारा गया, रावण रतन सिंह को धोखे से मारा गया। तो रतन सिंह कहते हैं कि ये लड़ाई तो उसूलों से लड़ी होती। तो खिलजी का जवाब आता है कि लड़ाई का एक ही उसूल होता है, सिर्फ जीत। तो इनका कॉन्सेप्ट सीधा था, साम दाम दंड भेद धोखा, वफादारी बेवफाई, जो करना है करो, बस इनको चाहिए जीत।
इनको चाहिए जीत। तो निश्चित सी बात है कि मोहम्मद गौरी पहली बार एक राजपूत शासक ने माफ किया, दूसरी बार फिर से हारा और फिर से एक राजपूत शासक ने इस मोहम्मद गौरी को हराया और हरा के साथियों यहां पर माफ कर दिया। जब माफ कर दिया, माफ करने के बाद कहा जाता है कि गौरी इस तराइन के पहले युद्ध में यहां पर गौरी हार जाता है और हारने के बाद अपने देश वापस लौटने लगता है, अपने देश वापस लौटने लगता है। इसी बीच में क्या हुआ, अगर मैं पूछूं तराइन की लड़ाई किस किस के बीच में हुई है बता दोगे? तराइन की लड़ाई में कौन जीता है कौन हारा है बता दोगे? बस इतना ही याद रखना है। हुआ क्या इसी बीच में कि इसी बीच में साथियों कहते हैं कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। यहां पर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के साथ एक मैटर हो गया, और मैटर किसके साथ हो गया? वही लड़की का चक्कर बाबू भैया। यहां पर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान प्रेम प्रसंग में, मोहब्बत, इश्क में, प्यार में, लव में सत्यु पड़ जाते हैं, है ना, बड़ा खतरनाक होता है। तो हुआ क्या, यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा समझना कि ये सत्यु मान लीजिएगा एक मैं राजस्थान के क्षेत्र की बात कर लेता हूं। ये मान लो सत्यु क्या है, राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां पर पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे हैं, भयंकर तरीके से बढ़िया शासन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इससे पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र के बराबर में ही मान लो तो एक क्षेत्र है जहां पर एक राजा शासन कर रहा है, और इस राजा का नाम है जयचंद। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखवा मैं आपको दूंगा, ठीक है। इस राजा का नाम हुआ करता है जयचंद। अब जयचंद की एक बेटी है, जयचंद की एक बेटी है, इसका नाम है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। क्या है? इसका नाम है संयोगिता। अब क्या हुआ, जैसे आप साथियों कई बार पढ़ने चले जाते हो बाहर, कॉलेज स्कूल लाइफ आपकी चलती है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहां से संयोगिता साथियों कहते हैं कभी दिल्ली वगैरह घूमने पढ़ने, मतलब आई होंगी पिकनिक मनाने के लिए, तुम शिमला मनाली कुल्लू चले जाते हो। और इधर से पृथ्वीराज चौहान जो थे, कहा जाता है कि ये भी साथियों गए हुए थे, यहां से ये भी गए हुए थे। तो जब यहां पर तेरी रस के कमर जब पहली नजर देखा तो मजा आ गया, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को देखकर, संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखा। जब दोनों देखे तो देखते ही रह गए, और देखते ही देखते कहते कि नजरों से प्यार हो जाता है। नजरों से इनको समझ में आ गया कि सामने वाली प्यार करती है। दोस्तों हुआ क्या कि यहां पर नंबर वगैरह या एक्सचेंज वगैरह हो गया होगा, जो भी हुआ, और फिर उसके बाद वही गाना, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, है ना। कुछ समय के बाद जब नंबर चेंज हो गया, तो नंबर चेंज होने के बाद पृथ्वीराज चौहान अपने घर, और उधर से संयोगिता भी भैया अपने घर आ गई, मतलब जयचंद के यहां पर आ गई। हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो स्टोरी शुरू होती है। अब यहां से कॉल लगाए संयोगिता, और यहां पर कौन? पृथ्वीराज चौहान। यहां पर कौन है? यहां पर सत्य पृथ्वीराज चौहान। अब इधर से सत्य कॉल लगाई संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान भैया रातों रात यहां पर पूरी रात निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, बातें ही चलती रहे, बातें ही होती रहे, बातें ही होती रहे। अब होता क्या, छोटी सी बात में और बताऊंगा कि जब ऐसी बातें होती है इधर से भी, तो होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। होता सिर्फ इतना है कि रात को मान लो 9 बजे बात स्टार्ट हुई, 9 बजे बात स्टार्ट होगी, मेरे बाबू ने खाना खाया, यहां से शुरू होगा। उसके बाद सामने से रिप्लाई आएगा, हाँ मैंने खाना खाया। उसके बाद साथियों बात करते करते 9:30 हो जाएंगे, 10, मोस्टली बात तो 10 बजे तक खत्म हो चुकी होती है। पूरे दिन का शेड्यूल, पूरे दिन का चार्ट इधर से भी ट्रांसफर हो चुका होता है, उधर से भी ट्रांसफर हो चुका होता है। आज क्या हुआ, 10 बजे के बाद जो शुरू होती हैं, 10 बजे के बाद 2 मिनट बात होंगी, और फिर एक जवाब आएगा, चलो छोड़ो और बताओ। क्या होता है? और बताओ। अब और बताओ करते करते 10:30 हो गए, 2-3 मिनट, 2-3 बात और करी, 2-3, अब बात तो है नहीं करने के लिए, फिर 11 बजते हैं, 11:30 बजते हैं, 12 बजते हैं, अब बातें तो खत्म हो चुकी है पूरी, क्योंकि डेली यही होता है। तो बातें खत्म हो गई। अब सामने से लड़की इधर से पूछते, चलो और बताओ। उधर से 2-3 मिनट फिर बात करी, फिर और बताओ। अब और बताओ के चक्कर में सुबह के 3 बज गए। अब ना इधर बात है ना उधर बात है, सिर्फ एक बात बचती है, और बताओ। क्या बचता है? और बताओ। और ये प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक सामने वाला बर्बाद और सामने वाली बर्बाद, जब तक दोनों बर्बाद नहीं हो जाते तब तक ये बात चलती है। और अंत में जब दोनों बर्बाद, सब पड़ोसी नौकरी पर लग गए, छुट्टी आते हैं, और जब कभी 2-4 साल के बाद मिलते हैं दोनों, तो एक ही बात पूछी जाती है, और बताओ। क्या हो जाता है? और बताओ। पूरा लड़का बर्बाद हो गया, अब बेलदारी करता है, मजदूरी करता है कहीं पर, वो सामने से जाएगी, 2 बच्चे साथ होंगे, बस एक बात पूछेगी, और बताओ क्या चल रहा है। ये और बताओ अगर आज खत्म हो गई होती तो ये और बताओ में बर्बाद नहीं हुआ था। कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ कि और बताओ के चक्कर में दोनों लंबी लंबी बातें करने लगे।
लंबी लंबी बातें करने लगे। हुआ ये कि साथियों अमरीश पुरी को पता चल गया, पूरा फिल्म वाला सीन जैसे लड़की किसी से हीरो से प्यार करने लग जाए, उधर अमरीश पुरी को पता चल जाएगा। अमरीश पुरी क्या करेगा, पकड़ के कमरे में बंद कर देगा और शादी की तैयारी करेगा। अब वही चीज हुई, पिताजी को पता चल गया कि लड़की तो बात करती है किसी से, और जब लड़की बात करती है तो पिताजी ने सोच लिया बेटा हाथ पीले करेंगे, शादी करेंगे तेरी। अब शादी करेंगे, जयचंद ने सबकी घोषणा कर दी स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता है, जब एक लड़की अपने वर को खुद सेलेक्ट करे उसे स्वयंवर कह देते हैं, मतलब स्वयं के द्वारा सेलेक्ट किया गया वर स्वयंवर। आजकल तो बेटा पहले ही सब कुछ हो जाता है ना, पहले ही साथियों मतलब सब हो जाता है। तो संयोगिता के लिए स्वयंवर पिताजी ने रच दिया, स्वयंवर पिताजी ने रच दिया। अब स्वयंवर में क्या होना था, स्वयंवर में साथियों सभी के सभी हीरो आने थे। स्वयंवर क्या होता है, सभी के सभी हीरो आने थे, ये सब राजा लाइन से बिठा दी गई, एक से एक बड़ा राजकुमार, तुम्हारे जैसे हीरो स्मार्ट स्मार्ट, एक से एक साथियों राजकुमार यहां पर बैठे। जब स्वयंवर रचा गया तो दोस्तों राजा जयचंद जो था ये पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करना चाहता था, किसे फील कराऊंगा बेइज्जती। इसने क्या किया कि यहां पर जहां पर ये सब लोग अपने स्लीपर चप्पल वगैरह उतार रहे थे ना, वहीं पर एक ताबूत मतलब एक मूर्ति बनवा दी पृथ्वीराज चौहान की, कि बेइज्जती हो, कि जहां पैरों से चप्पलें उतारी जा रही है वहां पर तुझे खड़ा कर रखा है। तो एक मूर्ति बनवा दी पृथ्वीराज चौहान की इस जयचंद ने। अब क्या हुआ ये कि दोस्तों संयोगिता से कहा गया चुन लो इसमें से वर किसे चुनना है। संयोगिता ने साथियों यहां से देखा, एक एक राजकुमार को देखती गई, निहारती गई और सुन पिया सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। इस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में ही साथियों क्या डाल दी, यहां पर माला डाल दी। जब माला डाल दी तो अब आप समझ गए हैं, अब हीरो को तो जाना ही पड़ेगा। हीरो को पता चला कि संयोगिता ने तो कुछ ऐसा कर दिया कि भरी सभा में मेरी मूर्ति में ही माला डाल दी। अब हीरो तो जाएगा, अब हीरो जाएगा तो हीरो गया और हीरो क्या करता है कि यहां से जाता है और इससे संयोगिता को, तुझको उठा लाया मैं तेरे घर से, तेरे बाप के घर से। संयोगिता को साथियों यहां से उठा के ले आता है और लाके क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। आप बताओ फ्री में ले ली कि नहीं ले ली दुश्मनी जयचंद से, लड़की के चक्कर में जयचंद दुश्मन, और यहां पृथ्वीराज चौहान की शादी हो जाती है संयोगिता के साथ। अभी गौरी से निपटा था, अभी दूसरी गौरी पल्ले पड़ गई, अब इस गौरी से निपटेगा 1 साल। अब क्या हुआ कि संयोगिता की यहां पर जयचंद की लड़की के साथ शादी हो गई और संयोगिता से प्रेम करते थे, और इससे साथ कुछ समय में ही अपने जयचंद मतलब इसके पिता के यहां से संयुक्त को पृथ्वीराज चौहान भगा के ले जाते हैं। मतलब दुश्मनी इसके पिता के साथ बन गई, निश्चित सी बात है भाई हर कोई को बुरा लगेगा। हुआ क्या अब साथियों कुछ ही समय के बाद जो गौरी था, जो अभी हार के गया था, वो 1191 में पहली बार आया था। इधर 1 साल इन्होंने इस गौरी से निपटा। ये गौरी जो है ये दोस्तों 1192 में फिर से एक बार आ जाता है। तो यहां पर साथियों कहा जाता है कि यहां पृथ्वीराज चौहान इस गौरी के चक्कर में लगे थे। उधर से बुलावा आया, बोले महाराज इस गौरी को छोड़ो, ये गौरी संभालो, ये फिर से आ गया। अब पृथ्वीराज चौहान दरअसल ओवर कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि पहले तो मार के भगाया है इसको, पहले ही मार के भगाया। तो अब कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले से ओवर कॉन्फिडेंस में है। दूसरा, बराबर का राजा दुश्मन बना लिया है लड़की के चक्कर में। पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं, दरअसल यहां पर बहुत सारी बातें हैं, जरा सुनना ध्यान से। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उतनी सेना लेके नहीं चलते, क्योंकि वो जानते थे कि दोस्तों ये जो गौरी है इसको पहले कुछ ही दिन 1 साल पहले तो हराया है, तो इसकी इतनी औकात थोड़ी है, इसे फिर हराएंगे। तो एक रीजन तो यह है कि उतनी सेना लेके नहीं गई। दूसरी बात, जब गौरी आया तो गौरी सत्यु कहा जाता है कि जब युद्ध भूमि में रुका, यह भी तराइन का ही युद्ध मैदान है, तराइन का ही है, साल बदल रहा है, मैदान वही है। 1191 वाली बात थी पहली, दूसरी 1192 वाली है। जब ये व्यक्ति रुका मैदान में आके, तो जब पृथ्वीराज चौहान इधर से सेना लेके गए तो इस व्यक्ति ने फिर से हाथ जोड़ दिए। पृथ्वीराज चौहान के सामने, बोले महाराज मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो हार के वापस जा रहा था। उधर मेरे भाई को पता चल गया मेरे देश में कि तू हार के आया है इंडिया में।
अगर महाराज मैं गया ना हार के, तो मेरा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ दिन मुझे और मेरी सेना को इस ग्राउंड में रुक जाने दो, जब मेरे भाई का उधर गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तब जाऊंगा, नहीं भाई मुझे मेरा मार देगा, मैं लड़ने वड़ने नहीं आया, मैं तुमसे क्यों लड़ाई करूंगा। दरअसल पृथ्वीराज चौहान को धोखे में रख दिया मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान को धोखे में रख दिया मोहम्मद गौरी ने, और पृथ्वीराज चौहान को भी लगा यार हारा हुआ है, ये दोबारा लड़ने की ताकत कैसे रख सकता है, ये तो हारा हुआ है। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी सेना डाल के छोड़ दी कि ठीक है आप भी डेरा डालो, बाकी लड़ाई बड़ाई तो कुछ होनी नहीं है। मैं कह रहा हूं ये लोग ठहरे गद्दार टाइप के, ये लोग ठहरे गद्दार टाइप के। दोस्तों कहा जाता है कि जब रात को पूरी सेना पृथ्वीराज चौहान की सोई हुई है, जब पूरी सेना सोई हुई है पृथ्वीराज चौहान की, उस समय सुबह के 4-5 बजे के करीब गौरी अपनी सेना के साथ प्लानिंग करता है और सुबह 4 बजे सोती हुई सेना पर पृथ्वीराज चौहान की पर अटैक कर देता है। जब अटैक किया गया तो दोस्तों एक बात और क्या बताना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर योद्धा थे, है ना। जब हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहादुर योद्धा हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान गुस्से में लाल पीड़े होकर खड़े हुए, जैसे ही अपने घोड़े पे बैठे, जैसे ही अपने घोड़े पर बैठे, घोड़ा नाचने लगा, घोड़ा नाचने लगा। दरअसल मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान के घोड़े को बदलवा दिया, सेम कलर का सेम हाइट का एक नाचने वाला घोड़ा लाके बांध दिया, क्योंकि अगले दिन अटैक था, उसके दिमाग में तो प्लानिंग फिक्स थी। जैसे पृथ्वीराज चौहान बैठे, घोड़ा नाचने लगा, पृथ्वीराज चौहान समझ गए धोखा हो चुका है। कोई बच्चा मुझे पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम बताएगा? हाँ, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम बताएं। तो पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के युद्ध में दोस्तों धोखे गद्दारी की वजह से चारों तरफ से गिर चुके थे। और दोस्तों कहा जाता है कि जब आमना सामना हुआ तो मोहम्मद गौरी इस बार इस तराइन के दूसरे युद्ध में यहां पर दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत चुका था पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार चुके थे। पृथ्वीराज इस युद्ध को हार चुके थे। ये जितने बच्चे हैं ना साथियों, जमुना कुमारी, प्रिया सिंह और क्या नाम है, पायल, क्या बात है, तालियां बेटा तुम्हारे लिए, वाह क्या बात है। एक तो बादल लिख रहा है, बादल, क्या बात है। ये चेतक लिखने वालों ने, यार मैं सोचा नहीं था तुम इसका आंसर सही दे पाओगे। क्या आंसर दिया है, गुड। हाँ बिल्कुल, चेतक सबका आंसर सही है। एक तो बादल लिख रहा है, बादल कहां से आ गया? बॉबी देओल की मूवी देख के आया है क्या कोई? भाई आज तुमने ना बिल्कुल मेरी ऐसे समझो ना कि इतनी घनघोर बेइज्जती कभी क्लास में नहीं हो सकती, उस लेवल की बेइज्जती करवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा तुम इस क्वेश्चन का आंसर ये दोगे। रोहित बेटा बहुत बढ़िया, पर तूने गूगल किया मैं जानता हूं, रोहित बढ़िया। सारे बच्चों के आंसर गलत हैं। अरे चेतक बेटा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, मैं पृथ्वीराज चौहान पढ़ा रहा हूं। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूंगा, मैं क्या उम्मीद करूंगा तुमसे? तुम महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम यहां पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम बता रहे हो, हैं भाई साहब? कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? तुम्हें बेटा ये बेसिक ही पढ़ाना पड़ेगा क्या? सच बताओ मुझे, अगर तुम्हारा इतना, एक तो होता है हाथ तंग होना और एक है हाथ कटा हुआ है जी, बिल्कुल हाथ गायब है ना। तो ये तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि पृथ्वीराज चौहान का नहीं पता, चलो तुम, मैंने मान लिया, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम नहीं पता। भाई एक बात तो होती है कि गुरुजी मुझे आता नहीं है, और एक है मुझे सीखना ही नहीं है। तो दोनों बातें, मान लो तुम्हें नहीं पता कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था, तुम्हें यह तो पता है ना कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। कम से कम कुछ नहीं पता तो कुछ पंक्तियां तो याद होंगी ना, कि राणा की पुतली फ्री नहीं की, उससे पहले चेतक मुड़ जाता था, और राणा के घोड़े चेतक से पड़ गया हवा का पाला था। तो राणा किसकी बात कर रहा है? महाराणा प्रताप की बात कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान के सामने लग रहा कहीं राणा? बेटा कुछ पंक्तियां हमें याद हो जाती हैं, कब? जब बचपन में होते हैं कि सन 57 में चमक उठी जो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो बेटा ये सब बातें तुम्हें याद है? तो 1857 में झांसी की रानी का जिक्र है। तो यार क्या करूं मैं तुम्हारा है? नाट्यरंभा नाम हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था? नाट्यरंभा। लिख लो बेटा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा नहीं तो। नाट्यरंभा, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ घोड़े का नाम हुआ करता था। घोड़ा नाचने लग गया। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो समझ गए कि धोखा हो गया, समझ गए। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम बताओ चलो। हाँ भाई, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था?
अब तुमने अगर फिर से चेतक कहा ना तो पकड़ के बहुत कूटूंगा तुम्हें, अगर अब भी चेतक किया। आप जानते हो अभी जब ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं कि गौतम बुद्ध का मैंने क्यों पूछा है आपसे। तो अभी गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम इसलिए पूछा है कि कुछ समय पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले तो नरेंद्र मोदी जी एक विदेश दौरे पे गए थे। तो विदेश दौरे पे गए तो वहां पर साथियों नरेंद्र मोदी जी को एक घोड़ा गिफ्ट किया गया था, एक घोड़ा गिफ्ट किया गया था। उस घोड़े का नाम था कत्थक। क्या नाम था? उस घोड़े का नाम था कत्थक। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम पेपर में पूछ लिया गया क्योंकि उस घोड़े से करंट के क्वेश्चन के साथ रिलेट कर दिया था एग्जामिनर ने। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कत्थक हुआ करता था, ठीक है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका नाम चेतक हुआ करता था, ठीक है। तीनों घोड़े आपको पता होने चाहिए, आगे जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा नाट्यरंभा बदल दिया गया और इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर हार जाते हैं। क्या हार जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसके अंदर हार जाते हैं। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में क्या हुई? पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार हुई, जो एक बहुत बड़ी हार हुआ करती थी। कारण क्या था? पृथ्वीराज चौहान की गलती। जब एक बार हरा दिया तो लगाओ ठिकाने भाई, किस लिए रोक के रखा है इसको? मार देना चाहिए था ना गौरी को, भीम द्वितीय को ही मार देना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर दी, क्यों? पहले युद्ध में हराया, नहीं मारा। अब देखो पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब एक बात और बताऊं दोस्तों, इस युद्ध के बाद में 1193 के समय पर गौर की राजधानी दोस्तों दिल्ली बन गई। क्या बन गई? अब गौरी का शासन कहां तक? ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बड़े राजा हैं और अगर बड़े राजा को हरा दिया तो पूरा क्षेत्र इनका हुआ। अब इनकी राजधानी दोस्तों दिल्ली बन गई और दिल्ली के रास्ते इनके लिए खुल गई, दिल्ली के रास्ते इनके लिए खुल गए। दोस्तों अब आपको बताना यह भी चाहता हूं कि दोस्तों ये मोहम्मद गौरी जो हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के बाद ये व्यक्ति दोस्तों भारत पर शासन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये एक लुटेरे टाइप का व्यक्ति था। ये जब भारत के अंदर अपने सिक्के छपवाता है, मतलब सिक्के जब इसने ढलवाए तो सिक्के ढलवाने के बाद इस व्यक्ति ने अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी के चित्र लगवाए। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के अंदर कौन सा शासक या कौन सा आक्रमणकारी ऐसा हुआ जो अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी के सिक्के छपवाता था? बाद में सिक्के विक्के मिले इसके तो पता चला कि माता लक्ष्मी के साथ सिक्कों पर इसकी मूर्ति इसने बनवाई थी। वही एक क्वेश्चन यहीं पर मैं कवर करवा देता हूं, हालांकि अकबर में भी इसे पढ़ेंगे कि अकबर जो शासक है ना, ये अपने सिक्कों पर राम और सीता के चित्र छपवाता था। तो कौन सा शासक ऐसा है जो मुस्लिम शासक है और सीता और राम के चित्र छपवा रहा है? एक व्यक्ति ऐसा है जो माता लक्ष्मी के चित्र छपवा रहा है। तो गौरी अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी के चित्र छपवाता था और दोस्तों वहीं पर राम और सीता के चित्र छपवाने का काम कौन सा शासक करता था? मुस्लिम शासक, जिसका नाम अकबर हुआ करता था। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल जो मोहम्मद गौरी दोबारा आया था ना, उस मोहम्मद गौरी को प्रेरित किया था एक राजा ने, और जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए थे, उस राजा का नाम था जयचंद। जयचंद ने ही प्रेरित किया था, बोले तू आ, मेरी दुश्मनी है, मैं तेरा साथ दूंगा। और दोस्तों जयचंद यहां पर मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था क्योंकि जयचंद खुद नहीं हरा सकता था पृथ्वीराज चौहान को, तो जयचंद ने सपोर्ट किया था मोहम्मद गौरी को। लेकिन मोहम्मद गौरी, मैंने कहा ना कि इनका तो एक उद्देश्य हुआ करता था कि दुश्मन जैसे ही पीछे मुड़े तुरंत खंजर उनके साथियों अंदर घुसा दो, मार दो दुश्मन को। और दोस्तों एक बार तो जयचंद ने खुद गौरी को बुलाया, लेकिन गौरी तो गौरी है, गौरी कहां छोड़ेगा जयचंद को? जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी बुलाया था ना, गौरी ने उसे भी नहीं छोड़ा। जयचंद ने मदद करी थी इस गौरी की, और टाइम आने पर 1194 के समय पर एक युद्ध है जिससे आप चंदावर का युद्ध, चंदावर की लड़ाई कहते हो, यूपी में पड़ता है। ये चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही हराया। इसलिए आपने देखा होगा कि तू हमारे समाज का जयचंद है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हरवाने में इस व्यक्ति का बहुत हाथ था, गौरी को प्रेरित किया था इसने आने के लिए, और गौरी ने समय आने पर इसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी नहीं छोड़ा। तो जयचंद ने साथ यहां पर मदद करने का काम किया था। ये युद्ध याद रखना, तराइन के दो युद्ध हैं, 1191 का, 1192 का। पहले में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए। क्यों हार गए मैंने आपको बता दिया है। तीसरी बात आप ध्यान रखना कि जयचंद की क्या होती है, जयचंद की साथियों इस युद्ध के अंदर हार हो जाती है, जयचंद यहां पर हार जाता है।
दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। दोस्तों 15 मार्च 1206 का समय हुआ करता था। 15 मार्च 1206 के समय पर इस व्यक्ति की साथ मुलाकात हो जाती है खोखरों से। किससे? खोखरों से। खोखर क्या करते हैं? इस मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खोखरों ने इस मोहम्मद गौरी की भारत के अंदर हत्या कर दी। खोखर दरअसल जाटों को कहा जाता है, जाटों की ही साथियों एक मतलब गोत है खोखर। तो मोहम्मद गौरी को किसने मारा? मोहम्मद गौरी को दोस्तों खोखरों ने मारा। किसने मारा? मोहम्मद गौरी को खोखरों ने मारा। लेकिन समझने और सुनने वाली बात यह है, कि साथियों यहां पर क्या है कि एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो ने सत्य मोहम्मद गौरी की हत्या के बारे में बताया है। और मतलब पृथ्वीराज रासो किताब का नाम है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। इस किताब के अंदर क्या है? इस किताब के अंदर एक वृत्तांत बताया गया है, और वो वृत्तांत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो। साथियों जब ये किताब लिखी गई तो इस किताब के अंदर कुछ बातें हमें मिलती हैं। एक बात तो आप ये जानो कि इतिहास के कुछ साक्ष्य कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को जो मारा गया है वो साथियों यहां पर खोखरों के द्वारा मारा गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो पृथ्वीराज रासो है ये किताब क्या कहती है? ये किताब एक कहानी बताती है जो सही भी है और बहुत ज्यादा सही भी नहीं है। यहां दो इतिहास के मत मिलते हैं। एक इतिहास के पक्ष के लोग ये कहते हैं कि दोस्तों यहां पर खोखरों ने मोहम्मद गौरी को मारा। दूसरी किताब क्या कहती है, मतलब दूसरी किताब ये वाली क्या कहती है? ये कहती है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि साथियों अगर हम बात करें कि जो चंद्र बरदाई जो इस किताब को लिख रहे हैं ना, ये दरअसल पृथ्वीराज चौहान के मित्र हैं और उनके दरबार के अंदर साथियों इतिहासकार भी हैं। तो उस समय की बातें इन्हें ज्यादा पता होंगी, तो ये मित्र भी हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि ये साथियों उसके दरबार में रहने वाले व्यक्ति चंद्र बरदाई हुआ करते थे। ये बताते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने हराया पृथ्वीराज चौहान को तो मारा नहीं, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ कि उन्हें लेकर गौर पहुंच गया, अपने देश में पहुंच गया और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी। मतलब तड़पा तड़पा के मौत देना चाहता है कि भाई तड़पा तड़पा के तुम्हें मैं मारूंगा। दोनों आंखें फुड़वा दी। आंखें फुड़वाने के बाद कारागार में डाल दिया कि तड़प तड़प के मरना चाहिए। अब इधर से क्या होता है कि जब साथियों यहां पर जो चंद्र बरदाई है वो पहुंचते हैं साथियों गौर, क्योंकि मित्र था पृथ्वीराज चौहान। तो कहा जाता है कि एक वहां पर प्रतियोगिता हो रही है, उस समय पे पहुंचे हैं। प्रतियोगिता ऐसे कि अपना युद्ध कौशल दिखाया जा रहा है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा जब साथियों पांडव आते हैं तो पांचों के पांचों पांडवों से साथियों अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए गुरु द्रोण बोलते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं। तो वहां पर अर्जुन बहुत गजब करतब दिखाता है, कभी बारिश कर देता है, आग लगा देता है, तो वही करना एंट्री मार देता है। बोले जितने रण कौशल दिखा रहा है ना ये, जिसे तुम विश्व का सबसे धनुर्धर बेस्ट धनुर्धर कह रहे हो, सारे रण कौशल मैं दिखा सकता हूं, कहो तो एक बार युद्ध करवा दो, है ना। तो रण कौशल ऐसे ही गौर में दिखाया जा रहा था। तो चंद्र बरदाई ने कहा अरे जाके कह ये क्या रण कौशल है? अरे असली रण कौशल दिखाने वाला तो तुमने जेल के अंदर बंद कर रखा है, जेल के अंदर बंद कर रखा है। तुम एक बार निकालो उस व्यक्ति को, वो दिखाएगा तुम्हें क्या रण कौशल होता है, कैसे लड़ाइयां जीती जाती हैं, कैसे लड़ाइयां हारी जाती हैं, कैसे युद्ध के अंदर लड़ा जाता है, वो दिखाएगा। और ध्यान रखना कि उसकी आंखें भले फूट गई हैं। लोगों ने कहा आंख फूट गई, वो क्या रण कौशल दिखाएगा? बोले आंख भले फूट गई हैं, उस व्यक्ति पर शब्द भेदी बाण चलाना आते हैं, उस व्यक्ति पर शब्द भेदी बाण चलाना आते हैं। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास के अंदर बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। बहुत कम राजा ऐसे हुए हैं जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी बाण का सिंपल मतलब हुआ कि आपके हाथ में रिवॉल्वर है, आपके हाथ में पिस्टल है, पीछे से किसी ने आवाज दी और आपने सत्य बिना देखे उसको गोली मार दी, गोली सीधा हेडशॉट। समझ पाए? या रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, अगर आपने किसी की आवाज सुनी दूर से जंगल में, आपके पास कोई बड़ा वेपन है, आपने यहां से सीधा गोली मारी और सीधे उसके गोली जाके लगी। मतलब आवाज पर गोली मार देना, आवाज से अंदाजा लगा लेना कि ये आवाज कहां से आ रही है और गोली आंख बंद करके मार दो, गोली उसी को जाके लगे। इसको शब्द भेदी गोली कह सकते हैं। पुराने इतिहास में क्या था? शब्द भेदी बाण। जैसे आपने देखा होगा महाराजा दशरथ हुआ करते थे। महाराजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार अपने पिताजी को लेके जा रहे थे
तो माता पिता को सबसे प्यास लगी, तो एक जंगल के तालाब में जैसे ही उन्होंने बर्तन डुबोया तो पानी की आवाज आई। तो दशरथ ने देखा थोड़ी था कि कोई व्यक्ति है, जानवर है। दशरथ ने साथ शब्द वेदी बाण चला दिया था, जाके श्रवण कुमार को लगा सीधा। तो ये शब्द वेदी बाण हुआ करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि अगर आपको असली रण कौशल देखना है ना, तो खोलो एक बार उस व्यक्ति को, दिखाएगा तुम्हें कैसे लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। बोले आंख फूटी है। बोले शब्द वेदी बाण चलाना जानता है अभी भी। बोले शब्द वेदी बाण कैसे चला देगा, पॉसिबल ही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को लाया गया, पृथ्वीराज चौहान को लाया गया और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूटी हुई हैं। बोले चलवा के दिखा एक बार शब्द वेदी बाण कैसे चलाता है, चलवा के दिखा। तो उसने कहा कि ये एक राजा है। चंद्रबरदाई का ये एक राजा है, ये राजा का ही कहना मानेगा। अगर गौरी कहे ना तब ये शब्द वेदी बाण चला के दिखा सकता है, तब ये शब्द वेदी बाण चला के दिखा सकता है। गौरी बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है। गौरी ने कहा ठीक है भाई, बाण चला के दिखा। तो ये शब्द वेदी बाण चलाने आते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की आवाज को सुन लिया और ये सुन लिया कि टारगेट कितनी दूर है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर टारगेट है। पृथ्वीराज चौहान को अगर जमीन पर व्यक्ति आवाज दे तो मार देंगे, लेकिन कोई पेड़ पर बैठ के देखे तो शायद नहीं मार पाएंगे। ऊंचाई का सत्य अनुमान नहीं था पृथ्वीराज चौहान को, और ये बात जानता था उनका मित्र चंद्रबरदाई कि बाण तो ये चला देगा, लेकिन अगर कोई जमीन पर रहकर आवाज देगा तो बाण मार देगा। अब कोई मान लो कि हेलीकॉप्टर में आवाज दे तो हेलीकॉप्टर से ऊंचाई थोड़ी पता चलेगी, एक एग्जांपल के तौर पर। तो चंद्रबरदाई को पता था कि ऊंचाई से अनुमान नहीं है, ये कि कितने ऊपर से आवाज आ रही है। तो पृथ्वीराज चौहान से चंद्रबरदाई ने कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्टप्रधान ता ऊपर सुल्तान है चूक मत चौहान। लोगों को समझ में नहीं आया। दरअसल पृथ्वीराज चौहान से चंद्रबरदाई ने जो यहां पर कहा कि 4 बांस 24 गज, मतलब उस समय बांस की लंबाई फिक्स होती थी। चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि तू 4 बांसों को खड़ा कर दे। क्या कहते हैं? 4 बांस का खड़ा कर दे। तो 4 बांस 24 गज, उसके ऊपर लगभग 24 गज और नाप दे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान। अंगुल मतलब इस तरह से 8 उंगलियों का और तू आइडिया ले ले, तो 8 अंगुली यहां पर लिख ले। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान ता ऊपर सुल्तान है चूक मत चौहान। तो चंद्रबरदाई ने उस राजा की ऊंचाई बता दी कि लगभग ये राजा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, अंगुल 8 उंगलियां ऐसे खड़ा कर ले, ता ऊपर सुल्तान है। वहां पर लगभग मोहम्मद गौरी बैठा है। पृथ्वीराज चौहान ने आवाज सुन ही ली थी कि चला भाई बाण चला के देखा। ऊंचाई चंद्रबरदाई की बात से पता चल गई। कहते हैं कि यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने बाण लगाया और बाण लगा के जो मारा, मोहम्मद गौरी के सीने को आर पार कर गया। ये बात सब तो इस किताब पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदाई ने लिखी है उस किताब में कही गई है। इस किताब के अनुसार सब तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, जो उस समय के इतिहासकारों के द्वारा ये किताब के अंदर बताया जाता है। इस तरह से इस व्यक्ति का क्या हुआ, मोहम्मद गौरी को जो मारा वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दोस्तों मारा गया। अब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं आपको क्लियर करूंगा आगे की चीजों में। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मोहम्मद गौरी जब भारत पर अटैक किया, जब भारत पर मोहम्मद गौरी अटैक किया, तो मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि मोहम्मद गौरी एक लुटेरा है। वो भारत पर शासन करना नहीं चाहता, वो लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत पर आया है। जब यह व्यक्ति भारत पर आया तो भारत में आने के बाद मोहम्मद गौरी शासन नहीं करना चाहता। अब इसने भारत को जीत लिया, भाई पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो मोहम्मद गौरी के 3 दामाद हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मोहम्मद गौरी के 3 दामाद हुआ करते थे, है ना। मोहम्मद गौरी के 3 जमाई कहो, दामाद कहो, आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कई बार एक शब्द होता है साड़ू, है ना। साड़ू समझते हो? साड़ू क्या होता है? साड़ू क्या होता है? तो साड़ू जैसे मान लो कि किसी के 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी की शादी मान लो किसी एक्स नाम के व्यक्ति के साथ कर दी, दूसरी बेटी की शादी वाई व्यक्ति के नाम के साथ कर दी। तो ये एक्स और वाई जो है ना आपस में साड़ू है। तो किसी से कुमार विश्वास जी की मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आती है कि कुमार विश्वास जी से किसी ने ऐसे पूछ लिया एक बार कि सर ये साड़ू क्या होता है,
सर ये साड़ू क्या होता है? तो कुमार विश्वास जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एक दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहकों को साड़ू कहते हैं। तो वो साड़ू हुआ करता था। ऐसे ही है जमाई। जमाई का मतलब है कि जो अपनी बेटियों की शादी जैसे किसी के साथ करता है तो वो व्यक्ति माता पिता के लिए जमाई कहलाता है। आपके यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग छात्रों मतलब अलग अलग क्षेत्रों में दामाद कह देते हैं, कहीं पर जीजाजी कह देते हैं, कहीं कहीं पर भाई साहब, मतलब अपने अपने हिसाब से वो अपनी भाषा होती है। मतलब सीधा सिंपल समझो कि मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटियों की शादी जिन लड़कों के साथ कर रखी थी उन लड़कों को यहाँ पर दामाद कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है कि मोहम्मद गौरी के 3 दामाद हुआ करते थे। तीनों दामादों की बात करें तो दोस्तों एक व्यक्ति का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज या इसे एल्दीज भी कहते हैं, एक व्यक्ति का नाम था नसरुद्दीन कुवाचा और एक व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों के तीनों कौन है? मोहम्मद गौरी के साथ तो दामाद हैं। मतलब मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटियों की शादी इन 3 लोगों के साथ कर रखी है। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य है कि भाई मुझे क्या नहीं करना, मुझे सत्य शासन नहीं करना भारत पर। तो अपने साम्राज्य को जो जीता था वो अपने इन 3 जमाइयों में 3 दामादों में मोहम्मद गौरी बांट देता है। और अब यहां से हम जो आगे की स्थिति को क्लियर करने वाले हैं, यहां से आगे जो हम चीजें सीखने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त होंगी। दोस्तों ध्यान रखना कि आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाते ही चला जाता हूं, ना आपसे शेयर करने के लिए कहीं बोलता, ना लाइक करने के लिए बोलता। तो बेटा यही ही मोहब्बत है, एक बार वीडियो लाइक करके ही बैठा करो सारी के सारे, नहीं कल से तुम्हारी कुटाई होने निश्चित है। ठीक है, ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब करके बैठा करो। ठीक है, कल से कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है और एक ऐसा टीचर हूं मैं जो साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह के लिए कभी नहीं बोलता, ऐसी मेरी आदत है। लेकिन फिर भी ये आपका कर्तव्य जरूर बनता है कि अगर टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, वो कंटेंट हमें फ्री में दे रहा है जो पेड में भी लोग नहीं दे पा रहे हैं, और उस वे में टीचिंग करते हुए आपको समझा रहा है, तो फिर आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो लाइक वाइक जो है ना, ये उतनी संख्या लगभग होनी चाहिए कि देख के लगे कि हाँ बेटा बच्चों ने प्यार दिया। तो साथियों यहां से आगे तो हम कल पढ़ेंगे, और इसमें अब आपको जो मैं आगे की चीज पढ़ाने वाला हूं वो बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच है, आप इसमें जुड़ना चाहो तो एक अच्छा बैच है। इसमें सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे जीके वाले। इसमें साथियों आपको कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन मिलेंगे। लाइव क्लासेस में चल रही है भैया, हिस्ट्री इसके अंदर चल रही है 2024 के अपडेटेड कंटेंट के साथ है, बाइलिंगुअल चीजें रहेंगी दोस्तों। पीडीएफ और टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेगी। एक साथियों हमारा ये कॉम्बो बैच भी है जिसमें आप सभी का फाउंडेशन कोर्स इस प्राइस पर ले सकते हैं, तो इसमें चाहो तो इसमें भी जोड़ सकते हो। सर कैसे मिलेगा? साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पर ये आपको जनरल अवेयरनेस का निर्माण बैच देख लेना, उसमें जाके एनरोल कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद साथियों आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये साथियों आपकी छोटी सी क्लास थी, बेहतरीन से जबरदस्त सी क्लास थी, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरी बात साथियों अभी क्लास का टाइम टेबल क्या है? साथियों 9 बजे से रीजनिंग की क्लास, 10 बजे साइंस की क्लास, फिर 9 बजे मैं आ जाता हूं और 10 बजे आपके मैथ वाले सर की क्लास होती है। तो ये आपकी टाइम टेबल है, पीडीएफ यहां पर मिलती है और आपको पता होना चाहिए। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट में। साथियों जब आप लिखते हैं सर बढ़िया लगा, गजब लगा, मजा आया, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट देख लेता हूं। ठीक है, ओके। चंद्रगुप्त के बारे में कब पढ़ाएंगे? तो चंद्रगुप्त के बारे में बेटा जब सीक्वेंस वाइज चंद्रगुप्त आएंगे तब पढ़ाएंगे, है ना। वो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें अकबर भी पढ़ाते हैं, कभी बाबर भी पढ़ाते हैं, बट वो और यूट्यूब पे लोग करते हैं। हम जो पढ़ाते हैं सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, चाहे फ्री पढ़ा रहे हैं चाहे पेड में पढ़ा रहे हैं। जो चीज हो सीक्वेंस में होनी चाहिए। बच्चे को आधा अधूरा पढ़ा दिया फिर आधा कहीं कुछ वैसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, नंदवंश कब पढ़ाएंगे? बेटा जब हमारा मन होगा जब पढ़ाएंगे। अब बोलो बता दिया ना बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट है। कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। हाँ भाई कोई डाउट है किसी का? थैंक्स सर जी फ्री में एजुकेशन देने के लिए। अरे कोई थैंक्स की जरूरत नहीं, आप सबका प्यार चाहिए बस। सर गौरी जी तो मजा ले रही हैं, गौरी जी मजा ले रही हैं, लेने दो बेटा, फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम क्यों शक्तिमान बन रहे हो? हैं हितैषी बहुत बनते हैं। बच्चे को ना हर जगह इंप्रेशन जमाने की जरूरत पड़ती है। कमेंट बॉक्स में कोई लड़की भी कमेंट कर देना तो उसको ऐसे, मतलब कोई लड़की अगर कुछ डाउट पूछ ले ना, तो अगर मैं सोचता हूँ कि आगे बताऊंगा, उससे पहले 2-4 तो ऐसे होते हैं वो तुरंत हम बता देते हैं चलो आपको। और दोस्त अगर पूछे ना कि बेटा बताइए 5 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितने पॉइंट में आएगा, बोले मुझे ना आता, है ना। तो ये मत क्या करो बेटा, पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, चलो तो ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। खुश रहो, आजाद रहो, आबाद रहो, मजे लेते हुए पढ़ते रहो दोस्तों। अच्छी सी चीजों को कवर करते रहो, जो चीज है उन्हें साथियों लेते रहो, अच्छी चीजों को लेके, और बस एग्जाम निकालने पे टारगेट रखो। मजेदारी के साथ पढ़ो, ज्यादा लोड लेके मत पढ़ो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास से। वीडियो लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जो बाद में बच्चे बहुत क्लास देखते हैं वो भी लाइक करके बेटा कमेंट किया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।